नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आने वाले 66 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं देश की राजनीति के लिए। कई लिहाज से ये महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की कल यानी कि 14 जनवरी से शुरू हो चुकी है और आज इसका दूसरा दिन है। मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई है। ये यात्रा हर अन्याय के खिलाफ न्याय की बात करती है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर सामाजिक हो। ऐसे में इंडिया गठबंधन के 28 दल भी इस यात्रा को लेकर बेहद उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनको लग रहा है कि 2024 में ये यात्रा बहुत कुछ बदल सकती है। मणिपुर से शुरुआत हुई है क्योंकि मणिपुर में पिछले 6 से 7 महीने से जो कुछ वहां पर चल रहा है, जो अन्याय वहां पर हो रहा है, तो एक ये सिंबॉलिक है ये बताने के लिए कि कैसे राहुल गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस हर तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। आपको पता है ये यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरने वाली है और अरुणाचल प्रदेश जो है उसका बहुत थोड़ा हिस्सा ही है जो इस यात्रा में कवर किया जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर 14 राज्यों की बात करूंगी। 14 राज्यों की 355 सीटें कुल ऐसी हैं जिनको ये यात्रा कवर करेगी या ये कह सकते हैं जिन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इनमें से अगर बात करते हैं 2019 की तो कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें मिली थी और 14 में से सिर्फ 2 राज्य ही ऐसे हैं जहां फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। 14 में से अगर 6 राज्यों की बात करें तो ये एक पॉजिटिव साइन मैं आपको बता रही हूं कि 14 में से जो 6 राज्य हैं उनमें से 30% से अधिक वोट जो है वो इन राज्यों में कांग्रेस को मिला था। 14 राज्यों की जो तकरीबन 129 सीटें हैं उसमें सीधे तौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। और यही अगर हम बात करें तो ये मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प है और में से सात सिर्फ 7 सीटें ही हैं जो दरअसल कांग्रेस को मिली थी। यानी कि कांग्रेस के पास बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है 2019-2024 का अगर हम मुकाबला करते हैं तो। और ऐसे में यहाँ पर खोने के लिए सिर्फ बीजेपी के पास है। कांग्रेस 2019 में अकेले थी, लेकिन 2000 में उसके पास 28 का एक गठबंधन है जो मिलकर लड़ रहा है और बहुत मजबूत। जहां एक तरफ न्याय यात्रा राहुल गांधी की निकल रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको पता ही है कि मंदिर की सियासत इस तरह से हो रही है और शंकराचार्यों आने के बाद ये जिस तरह से आधे अधूरे में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है को लेकर लगातार भाजपा पार्टी की वो सिर्फ अपनी सियासत के लिए सब कुछ कर रही है। आज हम जानने की कोशिश करने साथ जो एक्सपर्ट जुड़ेंगे कि ये न्याय यात्रा ये 66 दिन देश की तस्वीर और तकदीर को कितना बदल सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें इन 10 सालों में लगभग देश का हर का अन्याय से गुजर रहा है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर धर्म के आधार पर हो। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ राकेश कपूर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं, जाना माना चेहरा है और सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और आपसे कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट है डॉक्टर लक्ष्मण यादव, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। हेमंत, यानी 66 दिन जो हैं वो बेहद देश की राजनीति के लिए होने जा रहे हैं क्योंकि 66 दिन जहां से 355 सीटों से जो यात्रा जिस पर प्रभाव होगा, जहां से यात्रा होकर गुजरेगी, 14 से 15 ये राज्य है। अगर अरुणाचल प्रदेश को हटा दें या उसको मिला ले तो 15 राज्य हो जाते हैं। कितना असर ये यात्रा डालने जा रही है और 66 दिन, क्योंकि इसमें हर तरह की सियासत हमें देखने के लिए मिलेगी। अभी आपने देखा ही होगा कि मायावती ने भी ये ऐलान कर दिया कि वो अकेले लड़ने जा रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं इन दिनों को, जो आने वाले 66 दिन है, इस यात्रा को और इस यात्रा से बदले हुए समीकरणों को? देखिए बुशरा जी, ये जो मायावती वाला इशू है, 3-4 दिन पहले उनके एक बहुत ही करीबी कॉन्फिडेंट जो एक रिटायर्ड आईएएस थे, उनके यहाँ ईडी की रेड हुई थी और सारे देश में एक नई तरह की रेड थी। वो कि रेड हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर जारी नहीं की गई। और उस खबर जारी करने का पर्पज आप समझ सकती हैं क्या है। वो खबर का पर्पज ये है कि सारी चीजें हमारे पास है, डिटेल्स हमारे पास है, अब जैसा हम कहते हैं वैसा करिए, वरना कल को जो भी होगा वो आप देखा जाएगा।
और उसके बाद आज जन्मदिन के बहाने से मायावती ने वो सूरत क्लियर कर दी। पिछले 2-3 दिन से तमाम कयास लग रहे थे कि वेदर मायावती विल गो विद इंडिया अलायंस और नॉट। तो मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि मायावती के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मायावती के जितने भी जो सोकॉल्ड राज हैं जिस भी तरीके के आर्थिक और तमाम, तो वो बीजेपी का उन पे नियंत्रण है। वही चीज सामने आई और मायावती ने आज कह दिया कि मैं उसके साथ नहीं जा रही हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कहा कि पैसे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, मेरा ये मानना है कि आजाद भारत के इतिहास में केवल आप न्याय यात्रा को मत देखिए, ओवरऑल एक डेमोक्रेसी का देखिए, पूरे आने वाले दौर का देखिए। तो आने वाले 65 दिन वास्तव में ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे देश के आने वाले इस तमाम दशकों के लिए, अगर मैं सदियों के लिए, पीढ़ियों के लिए ना भी कहूं तो। और उसका बिल्कुल साधारण कारण ये कि इन 65 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। पिछले 3-4 दशक से जो राम मंदिर की सियासत हो रही थी, वो एक खास तरीके से उसको एक मुकाम तक पहुंचाया जाएगा 22 तारीख को, और उसके लेकर के तमाम विवाद और जो भी चीजें हैं वो क्या रूप लेंगी, किस रूप में आगे बढ़ेंगी, धर्म गुरु उसमें क्या करेंगे, धर्माचार्य क्या करेंगे, उसमें से वोट का कितना कन्वर्जन होगा। और इन्हीं 65 दिनों में न्याय यात्रा के साथ साथ निश्चित तौर पे नए चुनाव की घोषणा भी कर दी जाएगी, अगले विधान लोकसभा चुनाव की। पिछले एक बार 5 मार्च को हुई थी, फिर 10 मार्च को हुई थी, तो वही वो पीरियड है क्योंकि 20 मार्च तक है। तो पुष्पराज जी, इस सारे में जो निकल के आ रहा है, जो सामने जो चीज दिख रही है, देखिए यात्रा करना एक बात है। महात्मा गांधी ने यात्राएं की देश में, उनका पर्पस पॉलिटिकल नहीं था। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी चाहे कितना ही कहें कि पॉलिटिकल वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका निश्चित तौर पे जो विजन है या जो उसका पूरे का पूरा जो दर्शन है इसके पीछे, वो वोट जुटाने का ही है। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, जो संसाधन उनके पास है, जो सारी स्थितियां उनके पास है, और जिस आक्रामक तरीके से तर्क वितर्क सब कुछ छोड़ के कुतर्क के माध्यम से, अंधभक्तों की सेना के माध्यम से, तमाम तरह के कार्डर्स के माध्यम से, एजेंसियों के माध्यम से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, क्या राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान, देखिए जन संवाद एक बात है, जन संवाद तो होगा ही, लोगों से मिलेंगे, तमाम लोगों से, तमाम राज्यों से निकलेंगे, एक बहुत ही अच्छी पहल है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो उन इश्यूज को उस इफेक्टिविटी के साथ, जैसे मान लीजिए आज मणिपुर में, आज रात को नागालैंड में पहुंच जाएंगे, क्या मणिपुर के अंदर उन्होंने, देखिए कनेक्ट करना एक बात है और लोगों के जहन में ये बिठाना कि आपके साथ ये जाति हुई है पिछले 8 महीनों के अंदर और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, चाहे वो कुकीज हो चाहे मैतेई हो। जाति तो कहीं ना कहीं पीड़ित तो दोनों है ना, एक तो ये तो है नहीं कि अकेले मैतेई वो पीड़ित है उससे, कई के ऊपर भी अपने खास तरह के सुरक्षा भाव है। अब वहां से वो नागालैंड चली जाएगी। सवाल ये है, जब राहुल गांधी एक सांसद है, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, क्या वो लोगों को अपने नैरेटिव पर उस पर कन्विंस कर पाएंगे कि देखिए मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, मैं आपके इश्यूज के लिए लड़ रहा हूं, बेरोजगारी आपका इशू है, महंगाई आपका इशू है, और तमाम जितनी भी बेकायदगियां पिछले 10 साल में हुई है, जो एक खास तरह का वर्ग पैदा किया जा रहा है, पूंजीपति वर्ग, अगर वो इस नैरेटिव के अंदर लोगों को कनेक्ट करें तो बहुत ही इसके अच्छे परिणाम आएंगे। उसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण, एक तो कनेक्ट, दूसरा कंटेंट, और तीसरा उसको फॉलो अप करने के लिए कार्डर्स। ये 3 सी बड़े इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में आप देखेंगे कर्नाटक और तेलंगाना को अगर छोड़ दीजिए, जिन 3 स्टेट्स के अंदर सबसे इफेक्टिव कार्डर्स थे ट्रेडिशनली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पर भी तमाम तरह की चीजें होते हुए भी कांग्रेस पार्टी बुरे तरीके से चुनाव हार गई। के कारण तमाम हो सकते हैं, चाहे वो शत्रुओं को चुनाव की आउटसोर्सिंग कर देना हो, चाहे कुछ भी हो। ये जो 65 दिन है निश्चित तौर पे इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की आने वाले दशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर कहीं इस बार भी विपक्ष इनके पूरे ट्रैप में आकर के वही गलतियां जो दोबारा कर गया, तो फिर देश में विपक्ष बचेगा नहीं, ये निश्चित मान के चलिए आप। तो अकेली चुनौती राहुल गांधी की नहीं है, एलाइज की भी है, जो जिन जिन स्टेट से वो गुजरेंगे कि वो उसके अंदर इफेक्टिवली दिखें और कहीं ना कहीं एकजुटता का प्रदर्शन करें, एक माहौल तो बने, एनवायरमेंट तो हो। एनवायरमेंट बिल्डिंग एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है चुनाव से पहले का। तो निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण 65 दिन है और उसको किस रूप में ये लोगों को कनेक्ट, अपने नैरेटिव पे कन्विंस कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है। बाकी बीजेपी जिस तरीके से चुनाव अब भी लड़ रही है, चुनाव के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर जिस तरीके से लगे हुए हैं, वो शंकराचार्यों को भी ट्रोल करने से बाज नहीं आ रहे, बताइए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए बहुत आपको इफेक्टिव प्लानिंग करनी पड़ेगी, मास पीआर की स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी
और जो भूल चूक, जो गलतियां जो तमाम तरह की करते हैं, उनसे इफेक्टिवली बचना हम्म। पड़ेगा। वरना भारतीय जनता पार्टी तो मजाक बनाने के लिए तैयार ही बैठी है। आज का आपने मीडिया देखा होगा, इतनी बड़ी यात्रा शुरू हो रही है, किसी अखबार में 2 कॉलम से ऊपर खबर नहीं है, और उसमें भी बीजेपी के पक्ष ज्यादा लिखे हुए हैं। मैं देख रहा था, कांग्रेस पार्टी तमाम पत्रकारों को साथ लेके गई है वहां पर, और उसके बाद जी। सिंगल कॉलम या 1.5 कॉलम की खबर छपी हुई है। और राम मंदिर को लेकर के कोई एक 30 से 40 खबरें हिंदी के अखबारों में रोज है। तो ये वो एनवायरमेंट बिल्डिंग है। अब हम्म। आप उससे कैसे लड़ेंगे, वो देखना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को। बिल्कुल। डॉक्टर लक्ष्मण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर लक्ष्मण, बहुत बहुत स्वागत, आपका इस्तकबाल। और मैं आपके पास आना चाहूंगी राकेश कपूर जी, कि ये 65 दिनों की हम बात करें, 66 दिनों की हम बात करें, बेहद महत्वपूर्ण हर लिहाज से है। यात्रा तो निकल रही है राहुल गांधी की, वो क्या बदलाव लेकर आती है? क्या भारत जोड़ो की यात्रा के बाद जिस तरह का हमने बदलाव देखा, और एक तरह से घबराहट जो बीजेपी में हमने देखी थी, क्या इस न्याय यात्रा से वो तमाम चीजें आप फिर से होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि तब में अब में फर्क ये है कि ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले है, ये इंडिया गठबंधन के बनने के बाद है, और अब चेयरमैन भी बना दिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, यानी कि एक दलित चेहरे को एक तरह से पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया है। 28 दलों का चेहरा बनाया गया है फिलहाल, अगर ये देखा जाए। संयोजक के रूप में नीतीश कुमार का नाम चलता रहता है। अभी उन्होंने कहा है कि उनको फिर से ये नाम उनका आगे चला है, लेकिन अभी वो वक्त ले रहे हैं कि तमाम जो दल है उनकी सहमति हो, तभी वो इस पर हामी भरेंगे। तो हो सकता है एक आध दिन में उनकी खबर भी आ जाए। लेकिन फिलहाल इन इन 65 दिनों को लोकतंत्र, संविधान और देश के लिए और उसके फ्यूचर के लिए कैसे देखते हैं आप? बड़ी साफ बात है कि ये मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि ये 2024 के चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये असामान्य चुनाव है और अनइवन पिच पर लड़े जाएंगे। माने अनइवन पिच वैसे तो हमेशा होती है, विपक्ष के पास कम साधन होते हैं, विपक्ष के पास जो है वो जरिए थोड़े कम रहते हैं, कोई भी सत्ता हो, कोई भी सत्ताधारी दल हो। लेकिन ये जो हमें माहौल है पूरा, उसे देखते हुए ये अनइवन पिच पर, माने असमान धरातल पर चुनाव लड़े जाने हैं। चुनाव आयोग की भूमिका को भी अगर हम मद्देनजर रखें और उसका विश्लेषण करें तो हम ये इस निष्कर्ष पर माने पहुंच सकते हैं, अगर निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें तो, कोई बिना लिहाज के। लेकिन ये 65 दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कांग्रेस की बात के इसका चुनावों से कोई संबंध नहीं है। एक विमर्श, एक बयानिया, एक नैरेटिव जो राहुल गांधी बना पाएंगे इस देश में, वही 2024 के चुनावों का आधार होगा। और उनके सामने ये इतिहास ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है कि वे जो भाजपा का नैरेटिव है आज के दौर में, उसके खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव खड़ा करें। सवाल राम का नहीं है, सवाल इस देश के नागरिक का है, सवाल रोटी का है। अल्लाह तो हर जगह है, मगर इस देश की खूबी ये है, इस देश की संस्कृति ये है कि जहां बड़े बड़े विद्वानों ने अहम ब्रह्मास्मि से लेकर के और इस दौर के माने पिछली सदियों के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े शायर गालिब ने भी वही उसी फलसफे पर कहा कि ना जी। था कुछ तो खुदा था, और कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। तो ये इस जमीन की तासीर से उठी हुई चीजें हैं। तो इसलिए सवाल राम का ही नहीं है, सवाल रोटी का भी है। अब आप देख लीजिए, ये हम कह देते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे कौन सा चुनाव होगा जिसमें ये मुद्दे ना रहे हों। लेकिन आज जी। के दौर में जिस तरीके से इस देश का मतदाता, नागरिक, उसकी उपेक्षा हो रही है, सारी बातें एक तरफ रख करके
वो मुद्दे राहुल गांधी ने खड़े करने होंगे और ये बताना होगा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये नारा जो जनसंघ के ही, बीजेपी के ही एक नेता ने दिया था, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने सन 72 में, जब इंदिरा गांधी आ गई थी और सारे कैपिटलिस्ट उनके इर्द गिर्द आने लगे थे, राजे रजवाड़े भी आने लगे थे, तब ये बात कही थी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने, जो आज के दौर में सही फिट होती है राहुल गांधी के लिए। अगर इस देश के दबे कुचले पिछड़े वंचित लोग आज सत्ता में अपनी भागीदारी नहीं पा रहे हैं, उनको वाजिब हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो उनका हक है। लोकतंत्र इसी का नाम है। लोकतंत्र में नागरिक सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म और राम, चाहे अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे करीम हो, चाहे रहीम हो, ये सब अपनी जगह मौजूद है। इनका व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में महत्व हो सकता है, लेकिन राजकाज से इनका कोई खास संबंध नहीं रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं सिख मत की, कि तू समर्थ बड़ा, मेरी मत थोड़ी राम, मैं पालियो कृत कला, पूरन सब मेरे काम। जैसे मैं कर्म करूंगा वैसे ही मुझे फल मिलेगा। इसीलिए राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे राम की जगह आज के आदमी को केंद्रीय विमर्श में लाएं, जो पिछड़ा है, जो दबा हुआ है, कुचला है, जिसकी सारी अपेक्षाएं समाप्त हो चुकी है, जो 5 किलो राशन पर जिंदगी गुजार रहे हैं 81 करोड़ लोग, उनको शक्ति मिले, उनको ताकत मिले, ये उनकी सामर्थ्य बढ़े, वे इस देश के विकसित नागरिक बने दूसरे नागरिकों की तरह। ये सारी सत्ता और सारी शक्ति, सारा धन कुछ 1% या 2% लोगों के हाथों में सिमट करके ना रह जाए, ये देखना होगा। ये काम राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने अगर इसके गिर्द गिर्द अपना विमर्श बुन दिया तो ये तो भाई राजनीति है, इसमें तो शेर को चींटी से मरवा दिया जाता है, वही राजनीति कहलाती है। तो ऐसा कुछ है नहीं। लोकतंत्र ये करामात करता है, लोकतंत्र में ये करामात होती है। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल राकेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर लक्ष्य, आपको क्या लग रहा है ये 65 या 66 दिन जो हैं आने वाले देश के भविष्य के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, जो अन्याय हो रहा है उसके लिए कितने महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हर रोज उनको को दबाया जा रहा है जो दरअसल जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, जिन पर इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए। पूरे मीडिया से लेकर तमाम चीजों में आप ये देखें कि कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात की जा रही है। बहस की चर्चा का केंद्र क्या है ये हम सबको पता है, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी 28 दलों का इंडिया जैसा गठबंधन है। क्या आपको लग रहा है कि अभी भी जो एक परसेप्शन बनाना चाहिए, ये परसेप्शन कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक पार्टी से अगर कोई लड़ सकता है या लड़ रहा है या जो सत्ता परिवर्तन कर सकता है वो इंडिया गठबंधन है, क्या आपको लग रहा है अभी भी इसमें कोई कमजोरी है? ये एक तरह का परसेप्शन, एक नैरेटिव बनाने के लिए। और साथ में मेरा सवाल है आपसे कि मायावती के इस मूव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तक शायद एक उम्मीद भर ये थी कि वो आ सकता है, कि वो जुड़ सकते हैं मायावती इंडिया गठबंधन से, लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना एनडीए का हिस्सा, वो दोनों का हिस्सा नहीं बनेंगे, अकेले लड़ रही हैं। इन तमाम चीजों पे मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि कैसा हो सकता है। बहुत शुक्रिया बुशरा जी। निश्चित रूप से आने वाले 65-66 दिन ये देश की राजनीति के लिए बहुत अहम होने वाले हैं, और निश्चित रूप से ये चुनाव के लिहाज से चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये बात स्पष्ट इस देश के हर नागरिक को समझ लेनी चाहिए कि इन दिनों के बाद, इतने वक्त के बाद, अगर कोई भी ये समझे कि देश वही रहेगा तो ऐसा नहीं है। चुनावों के पहले का भारत कुछ और होगा और चुनाव परिणाम के बाद का भारत कुछ और होगा।
ये तय हो जाएगा कि वो संविधान से चलेगा या संविधान से नहीं चलेगा। लोग कह सकते हैं कि नहीं भाई संविधान रहेगा, संविधान रहेगा, लेकिन जैसे आज है ना, संविधान रहते हुए भी भीतर से कैसे बदल दिया गया, ये सब चलता रहेगा। इसलिए ये आने वाले दिन बेहद अहम है। सत्ताधारी दल अपने सबसे कोर एजेंडे, जिसको लेकर के 40 साल उन्होंने अपनी पार्टी की राजनीति की, और जो इनका मातृ संगठन है आरएसएस, उसने लगभग 100 साल जैसा भारत बनाना चाह रहे थे, जिन मुद्दों पर काम कर रहे थे, उनमें से सबसे केंद्रीय मुद्दा आज उनके हाथ में है, राम मंदिर का। कौन रोजगार मांग रहा है, ऐसा कहा जाएगा? अब तो वीडियोस, रील्स, यूट्यूब चैनल्स पर शहरी इलाकों में जो बोलता, जोर से बोलता है ना, उसी की आवाज सुनाई देती है। और जोर से बोलने वाले आज ये बोल रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, खबरदार जो इस पर कोई सवाल उठाया, तुम शंकराचार्य हो या कुछ भी हो, तुम सनातन विरोधी हो। ये साबित। मंदिर कौन बनवा रहा? बीजेपी बनवा रही। कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। ये जो जोर से बोलना है, ऐसा बन जाएगा कि ये सबका बोलना है, और जो नहीं बोल रहा है, जो धीमे बोल रहा है, उसकी आवाज अब नहीं सुनाई जाएगी। तो यहां वो चुनाव हो रहा है, वो उनके सबसे कोर एजेंडे पर चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री अब अवतार घोषित हो जाएंगे, क्योंकि राम को तो वो ले आए। पहले मिथकों और धर्म और सनातनी किताबों में लिखा हुआ था राम सबको ले आए होंगे। अब वो राम को ले आए, फिर भी कोई आहत नहीं है। ऐसे वक्त में चुनाव होने वाले, तो इस चुनाव में उनके हाथ में सब कुछ है। उनका कोर एजेंडा उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में, जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। पता नहीं, मुझे लगता है कि उनका हेड ऑफिस सारे टीवी चैनलों का अब अयोध्या में खुल चुका होगा, और मुझे लगता है अब सालों साल वहीं से डिबेट हुआ करेगी, वहीं से बातचीत होगी। दिन रात उसी पर हो रहा है, कितने किलोमीटर का ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब पूरा देश राम में। ऐसे वक्त में जब मीडिया आपके हाथ में नहीं, चुनाव आयोग को आप जानते हैं वो किस तरह से काम कर रहा है, ईवीएम आपके हाथ में नहीं, उनका कोर एजेंडा, ऐसे वक्त में एकजुटता ही एक ऐसी उम्मीद है जो सारे विपक्षी दलों को और देश के संविधान को बचा सकती है। एकदम स्पष्ट है ये बात। वो एकजुटता इंडिया गठबंधन के रूप में बनी है। इसलिए आपका ये सवाल कि क्या इंडिया गठबंधन के लिए ये आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से। इंडिया गठबंधन, अब क्या 2-3 छोटी छोटी बातें कह दूं, फिर उसके बाद अगली बातचीत हम करेंगे। पहली बात, जब सब लोग ये समझ रहे हैं कि ये गठबंधन ही एक रास्ता है, राजनीतिक दल ही नहीं बचेंगे, आप शिवसेना देख लें, आप एनसीपी देख लें, चुनी हुई पार्टियां सरकार गिरा दी जाएंगी। मध्य प्रदेश देख लें, आप सरकारें गिरा दी जाएंगी। अगर आप सरकार बना भी लेंगे तो तेजस्वी यादव को कहना पड़ा कि मेरे घर में 1-2 कमरा मैं कर देता हूं, ये ईडी सीबीआई वाले यहीं बैठे रहें। हेमंत सोरेन के यहाँ, अरविंद केजरीवाल के यहाँ कोई बचेगा नहीं। तो आप जीते हुए हो चुनाव, नहीं जीते हो, आपके सांसद खरीद लिए जाएंगे, आपके विधायक खरीद, ये सब लोग समझ रहे हैं, क्षेत्रीय दल भी समझ रहे हैं, कांग्रेस भी समझ रही है। इसलिए सब एकजुट है, यही रास्ता है। अब दूसरी बात, गलती कहां हो रही है? गलती उस साझेपन को प्रैक्टिस करने में हो रही है। बीजेपी को दोष देकर चुनाव नहीं जीता जा सकेगा। बीजेपी अपने एजेंडे में साफ है, बीजेपी अपने कार्यक्रम में साफ है, बीजेपी किसी भी हद तक जाकर चुनाव जीतने में काम करेगी, और वो कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी पहली साझा रैली अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में भोपाल से होनी थी, आपने नहीं किया, क्योंकि कमलनाथ बागेश्वर वाले बाबा के पैर में बैठने चले गए थे, और 14 एंकर जो बैन किए गए थे उनको हेलीकॉप्टर में बिठाकर वो देने चले गए। ये चूक हो रही है, क्योंकि इस चूक में बीजेपी नहीं है दोषी, इस चूक में ये दल दोषी हैं जो इंडिया में शामिल है। और जब तय हुआ कि 30 दिसंबर तक, चलो भाई 3 राज्यों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, देखो वो चुनाव हार गए तो बीजेपी कितने आत्मविश्वास से भर गई है। अब तो बीजेपी देश को ये मनोवैज्ञानिक खेल समझा रही है कि अब तो 24 में कोई लड़ाई नहीं बची, अब तो हम जीत गए, इससे भी लड़ना है आपको। तो एकजुट होकर यह निर्णय लिया गया कि 30 दिसंबर तक सीट बंटवारा हो जाएगा। अगर सीट बंटवारा नहीं हो रहा है तो ये गलती आपकी है। अगर ममता बनर्जी अलग नाराज हैं, नीतीश कुमार को अभी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, ये चूक हमारी होगी, मतलब इंडिया गठबंधन के लोगों की होगी। इसके लिए बीजेपी को आप दोष नहीं दे सकते। ये दूसरी बात है। इसलिए अगर ये चूक होती रहेगी तो काम और बिगड़ेगा। अब जैसे रैली है, भाई कोई भी राजनीतिक दल अपनी रैली निकालने के लिए आजाद है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चली गई, इसको आप रोक नहीं सकते। वो पार्टी है, वो अपना काम करेगी, अपने ढंग से करेगी।
लेकिन एक लाइन अगर उसमें जोड़ दें कि कल्पना करिए कि वो यात्रा भी साझेपन के साथ निकलती, क्योंकि वो यात्रा उन्हीं राज्यों से होकर गुजरने जा रही है जहां बीजेपी आज की तारीख में मजबूत है। वही झारखंड, वही छत्तीसगढ़, वही बिहार, वही उत्तर प्रदेश, वही राजस्थान, पंजाब होते हुए गुजरात होते हुए महाराष्ट्र, बीजेपी यही मजबूत थी। अगर ये यात्रा अभी भी वक्त है, होना क्या चाहिए था, ये यात्रा अकेले कांग्रेस की बजाय सबकी यात्रा होनी चाहिए थी। और अगर नहीं होगी तो कल्पना करिए जैसे ही ये यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी और ममता बनर्जी बैठक में नहीं आ रही है, उनके पास अगर समय नहीं है, और कल्पना करिए कि सीट बंटवारा नहीं हो पाया और ममता बनर्जी इससे सहमत नहीं हुई और अलग रास्ता अख्तियार कर ली, तो बंगाल में जाके इस यात्रा का क्या होगा? बिहार में अगर नीतीश कुमार अलग हो गए तो बिहार में इस यात्रा का क्या होगा? अब आखिरी टिप्पणी, मायावती जी इस देश में आज की तारीख में एक सिंबल बन गई ऐसे लोगों की जो इस खेल में शामिल भी होना चाहते हैं और खेल से बचे रहना भी चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप अगर अकेले लड़ेंगे तो इसका फायदा सीधे बीजेपी को होगा। ये बात मायावती जी भी समझ रही हैं। जैसे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हम गठबंधन करके लड़े तो हमेशा बीएसपी का नुकसान हुआ, जो गठबंधन में शामिल था उसका फायदा हुआ। जबकि चुनाव दो आंकड़े बता दूं, 2019 के गठबंधन में जब वो सपा के साथ लड़ी तो 0 सीटें 14 में थी और 2019 में 10 सीटें आ गई और सपा 5 की थी, 5 ही पर रह गई। इसमें फायदा बीएसपी का हुआ था। आज की तारीख में उन 10 में से कम से कम 4-5 लोगों के तो वैसे ही टिकट नहीं होने वाले बसपा के, फिर भी अकेले क्यों लड़ना? अकेले 2022 का चुनाव लड़ी 12%, अपने इतिहास में बहुत शुरुआती दौर में वो 12% रही होगी। आज की तारीख में 12% वोट है बसपा के पास। और आपका वोट किधर जाएगा? अगर वो गठबंधन की तरफ जाएगा तो बीजेपी का नुकसान करेगा, और अगर वो बीजेपी की तरफ जाएगा तो निश्चित रूप से आपका अकेले लड़ना तो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। ये 3-4 चुनौतियां हैं, अभी भी रास्ता है। अगर ये सारे लोग एकजुट हो जाएं तो मुझे लगता है कि बुशरा जी ये 66 दिन देश के इतिहास को बदल देंगे। और अगर ये रास्ता नहीं निकाले गए तो फिर तो सब कुछ वहीं हो रहा है। जी, बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है। और हेमंत जी, लगभग हम हर दूसरी तीसरी डिबेट में ये लोगों को ये बताते रहते हैं कि ये चुनाव जो हैं, ये बहुत असाधारण चुनाव हैं। इनको आप 2019, 14 या 9 या 4 से आप कंपेयर मत करिए। ये चुनाव बिल्कुल अलग तरह के चुनाव हैं, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति है, आरएसएस की जो रणनीति है, और आरएसएस अपना एक तरह से ख्वाब जी रही है, क्योंकि 2025 की अगर बात करें तो 100 साल उसको हो जाएंगे। तो ऐसे में एक गठबंधन जरूर बना है, लेकिन उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी को घेरने के, वो घेर रहे हैं। और घेरने के, और अगर बीजेपी की बात करते हैं तो उनके पास भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन क्या फिर भी आपको लगता है कि आखिर परसेप्शन की जो पूरी राजनीति है, अभी फिलहाल इसमें कौन एज लेता हुआ नजर आ रहा है? आखिर अभी और क्या कुछ करने की जरूरत है? जो एक विश्वास है जो जगाया था जब इंडिया गठबंधन नाम रखा था और एक साथ इकट्ठा हुए थे, वो जो विश्वास है वो और ज्यादा मजबूत हो और लोगों को ये इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो वो बात कर रहे हैं उसमें उतना ही विश्वास आए जिस तरह से वो कह रहे हैं, और ये तमाम चीजें वोटों में तब्दील हों। बुशरा जी, देखिए, जो कपूर साहब ने एक बड़ी मार्के की बात कही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी जिसको चुनाव में भाग लेना है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहस से दूर कर दिया है, और आम आदमी जिसके सारी दुश्वारियां हैं, जिनके सारे इश्यूज हैं, उनको हटा करके आम आदमी की बजाय राम को ले आए। ये उनकी एक सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक सफलता है भारतीय जनता पार्टी की, जब हम आज बात कर रहे हैं। और ये 22 तारीख तक जो मीडिया का नैरेटिव जो उन्होंने कहा कि सारे चैनल्स के स्टूडियो ऐसा लगता है कि अयोध्या में ही शिफ्ट हो गए। आप गजब देखिए कि 8 महीने में किसी जर्नलिस्ट को मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं मिली, किसी टीवी चैनल वाले को, और पिछले 10 दिन से अयोध्या के अंदर ही सारे अपलिंक और डाउनलिंक सब कुछ हो रहा है जो वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, आरंभिक तौर पर मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो 3 राज्यों के चुनाव थी, उसी शाम को, परिणाम की शाम वाले दिन, प्रधानमंत्री ने अपना चुनाव शुरू कर दिया था। लोकसभा का अभियान वहीं से शुरू कर दिया था, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया था। जो विपक्षी गठबंधन है उसके अंदर तमाम तरह की जो भी होती हैं चीजें वो हैं, इसमें कोई शक नहीं। गति नहीं पकड़ता दिख रहा अभी तक भी। तो क्लियर एज आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को, मुद्दों के आधार पे मैं नहीं कहूंगा, माहौल बनाने में वो कामयाब रहे हैं, चाहे वो राम के नाम पे हो, चाहे वो जितनी भी चीजें हो। जो एक जो महोत्सव नुमा माहौल, एक तो हम कहते हैं ना उत्सव नुमा माहौल,
एक महोत्सव का रूप दे दिया है उन्होंने, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के जरिए भी। होना तो ये चाहिए था कि पूरा देश, जो हिंदू धर्म की जो बात करते हैं, शंकराचार्य तो हमारे सबसे बड़े पॉन्टिफ है, उनकी बात पर तो एक सकारात्मक बहस पूरे देश में होनी चाहिए थी कि कौन सा हिंदू धर्म है जिसको ये प्रचार प्रसार और मजबूत कर रहे हैं। हो उल्टा रहा है, ये तो शंकराचार्य को ही ट्रोल करने लगे हैं। और देश का आम आदमी उस बात को नहीं समझ रहा है, हकीकत है ये। वो कैसे समझ? मुख्य मीडिया ने जिस तरीके का कीर्तन 24 घंटे शुरू है, कोई हिंदी का अखबार कोई भी उठाइए, जो नेशनल एडिटर लेवल के लोग हैं वो भी ऐसी खबरें लिख रहे हैं, पढ़ के शर्म आती है कि ये वही हम जानते थे। पिछले 10 दिन से क्या हुआ था कार सेवा के दौरान, फला क्या हुआ था, कैसे गोलियां चली थी, कैसे लाशें बिछी थी, इस सब से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? इसी तनाव के माहौल को दोबारा बेचना चाह रहा है मीडिया, वही पोलराइजेशन कर रहा है इनडायरेक्टली। बीजेपी तो डायरेक्टली कर रही है और मीडिया उस कीर्तन के जरिए इनडायरेक्टली पोलराइजेशन कर रहा है। आप अखबार उठा के देखिए, शर्म आती है इनको अखबार कहते हुए। और डेली 20-20 खबरें, 22-22 खबरें, और लोकल एडिशंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट देखिए बुशरा जी ये कहता है कि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना एक आपराधिक कृत्य था। कहता है कि नहीं कहता? और हर एक अखबार के अंदर उसमें जो भी लोग शामिल, जो सुप्रीम कोर्ट के बकौल, ये मैं नहीं कह रहा, मेरी तो स्पष्ट मान्यता है कि सुप्रीम कोर्ट का कहा कानून है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना आपराधिक कृत्य था, और उसमें जो भी लोग शामिल थे वो अपराधी हैं, स्वाभाविक है, सजा किसी को हुई नहीं वो एक अलग बात है। और आज कोई भी लोकल एडिशन उठा के देखिए आप, जो उसके सबसे बड़े, जो मैं तो कहूं कि जो खलनायक थे किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ने वाले, वो खलनायक ही, वो धर्म भीरू तो नहीं हो सकते। आज उनको 6-6 कॉलम के अंदर प्रचारित किया जा रहा है, ऐसा कि उन्होंने तीर मार दी जैसे वो सेना की सीमा पे लड़के आए हो। शर्म आती है इस डेमोक्रेसी के नाम परोसा जा रहा है अखबारों में। चैनल क्या माहौल खराब क्रिएट कर रहे हैं। तो विपक्षी दलों को तो ये सोचना पड़ेगा कि जो भी ये इंडिया गठबंधन है, या जो भी हम जैसे जो आप जैसे जो लोग हैं, कि अगर लोगों की बात लोगों के बीच में नहीं करेंगे, बीजेपी तो नहीं करेगी, बीजेपी ने तो राजनीति से जन को गायब कर दिया है, आम आदमी की कोई बात होगी ही नहीं। जिन बातों पे शर्म आनी चाहिए, और वो कौन सी बातें हैं? 81 करोड़ लोगों को आप अनाज मुफ्त बांटते हैं 5 किलो, भारतीय जनता पार्टी इस पे गर्व करती है, बताइए क्या करेंगे? इस पे तो शर्म आनी चाहिए उनको कि पौने 10 साल में वो एक तरफ तो राम राज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को काम नहीं दे पा रहे हैं और उनको मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। ये सच बात है या नहीं? बेरोजगारी के आंकड़े ऑल टाइम हाई है, महंगाई की स्थिति आप देख लीजिए। कोई इशू जो आम आदमी से जुड़ा कहीं बीजेपी के नैरेटिव में है? बीजेपी के नैरेटिव में विश्व गुरु है, जिस विश्व हकीकत में बहुत बार आपके चर्चा को तमाम जगह बता चुका हूं। उसके अलावा उपलब्धि के नाम पर एक डपोर शंख प्रोपेगेंडा है जिसमें सवाल नहीं है, वो एक तरफा नैरेटिव है जिसको प्रोपेगेंडा कहा जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर विपक्ष जो कुछ कर रहा है, मुझे लगता है वो अपर्याप्त है। बिल्कुल ठीक बात जो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर लक्ष्मण ने कही, मैं उस बात से 100% सहमत हूं कि जो मोमेंटम बनना चाहिए, जो एनवायरमेंट मिलना चाहिए और जो नैरेटिव बनना चाहिए, अभी तक जब हम बात कर रहे हैं वो नैरेटिव नहीं है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। और इस पे बढ़ना भी कैसे पड़ेगा? ये जो छुटपुट चीजें हैं ना, जो रोज रोज आती है कि ममता नाराज है, फलाना नाराज है, नीतीश नाराज है, ये 3 ही महीने की बात है। उसके बाद आप नाराज ही बैठे रहिएगा सारी उम्र। ना तो आपकी पार्टी रहेगी, ना कुछ और रहेगा, ना संविधान का शासन रहेगा, फिर आप नाराज ही बैठे रहिएगा मुंह फुला के वहां पर। और जो इस देश के लोग जो राम की ली बजा रहे हैं ना, इनको सबसे ज्यादा रोते हुए दे पाएंगे आप। इनको लगेगा कि हम किस तरीके से मूर्ख बनाएंगे। क्या विपक्ष की ये भूमिका नहीं बनती? राम वाले मसले की जो हकीकत है और विजे विज जो आम आदमी की हकीकत है, उसको आमने सामने लाते ना। कौन ला रहा है? और ला रहे हैं तो इतना बिखरा हुआ ला रहे हैं कि उसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। और जब पूरा मीडिया एक काम में लगा हुआ है कि आएंगे तो मोदी, तो उसके काउंटर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ना तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव विजन दिया आपने अभी तक तो आप आज मीटिंग में वो नहीं आया, आज मीटिंग में वो नहीं आया। दिस इज पुअर ऑप्टिक्स और दिस हेल्प्स बीजेपी इनडायरेक्टली फॉर देयर नैरेटिव। तो ये अगर इतनी समझ अगर इन 28 दलों के दिग्गजों को नहीं है, तो मुझे लगता है वो दिग्गज कहलाने के लायक भी नहीं है। और अब अगले 3-4 महीने बाद जितनी लोकसभा का रिजल्ट आ जाएगा और उसमें जो भाजपा कह रही है अगर वो हुआ, तो फिर इनको जो मर्जी करते रहिएगा। इनकी राजनीति तो खत्म है सारों की, क्षेत्रीय दल तो कोई बचेगा नहीं। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी दोबारा आती है तो क्षेत्रीय दलों को आप ढूंढते रहिए। तो सबसे
सबसे बड़ी उनके लिए है। ये हम्म। नाज नखरे बाद में कर लीजिएगा। और जो मायावती की जो बात डॉक्टर साहब ने भी कही, मायावती तो बहुत दिनों से इनके चंगुल में है। जिस दिन से मोदी की सरकार आई है वो कंप्लीटली उनके कंट्रोल में है। उनको केवल अपनी जान बचानी है सीबीआई और ईडी से, और बीजेपी की इस तरीके से मदद करनी है। बीजेपी की मदद कैसे होगी? बीजेपी के सबसे ज्यादा स्टेक्स उत्तर प्रदेश में है। वहां अगर मल्टीपोलर कंटेस्ट होता है तो बीजेपी को डायरेक्ट फायदा है। और जो आज मायावती की 10 सीटें हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार उस अलायंस के कारण 10 सीटें हैं, वरना पिछली बार तो शून्य बटा सन्नाटा था, और इस बार भी वही होगा, आप देखिएगा। तो मायावती को तो एक टूल के तौर पे यूज किया जा रहा है, लेकिन जो विपक्षी जो सो कॉल्ड दिग्गज हैं वो क्या कर रहे हैं? वेर इज शरद पवार फॉर लास्ट 15 डेज? व्हाट इज ममता डूइंग? नीतीश कहां दिखाई दे रहे हैं? लालू जी का पूरा सिस्टम कहां है? अखिलेश कहां? क्या उन्होंने सड़कों पे निकलना शुरू किया है? भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरा ऐसा मोमेंटम ऐसा बना दिया है, पूरे देश का माहौल ऐसा बना दिया है कि बीजेपी तो चुनाव जीत। तो इनको समझ में नहीं आ रहा क्या? और नहीं समझ में आएगा तो आप परिणाम देख लीजिएगा। तो जितना जल्दी जाग जाए उतना ही अच्छा है, वरना बीजेपी का जो पूरे का पूरा जो सिस्टम है उसके सामने आज विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता है। जो सोशल मीडिया में छिटपुट अगर प्रेजेंस है तो है, मोबिलाइजेशन के नाम लोगों के बीच में फिर अकेले राहुल गांधी क्या कर लेंगे 65 दिन घूम के, जब तक सारा सिस्टम साथ काम नहीं करेगा। तो ये चीज देखनी पड़ेगी विपक्ष को। जी, और लग रहा है कि उन्हीं के फिलहाल बंद है वो चलाई जा रही है। और आवाज आ रही है? तो लग रहा है दो पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। और राकेश कपूर जी, सवाल ये है कि कभी हम प्रधानमंत्री गायों को चारा खिलाते हुए हम ये देख रहे हैं, और किस तरह से वो साफ सुथरी गाय अलग अलग तरीके पोजेस हमें 50 कैमरे इधर से उधर लगाकर, और बाकी हम सड़कों पे देखते ही हैं कि किस तरह से जो गौ माता है वो पॉलिथीन और क्या क्या खाती हुई जो नजर आती हैं। फिर कभी हम उन्हें पूरे खाली मंदिरों के साथ अलग अलग एंगल से पोछा लगाते हुए देखते हैं। तो उन्हें पूरे पीआर, पूरे इवेंट, अपने विश्व गुरु की छवि, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पूरा मीडिया सब कुछ उन्होंने लगाया हुआ है। और उन मुद्दों से जिन पर उनको पूरे तरीके से घेर कर उनको सत्ता से बेदखल किया जा सकता था, उन तमाम मुद्दों से भटकाव की पूरी राजनीति उन पर अभी फिलहाल आप देखते हैं। हाँ बुशरा जी, थोड़ी आपकी आवाज थोड़ी बीच में कट रही थी, लेकिन मैं अत्रि जी के दुख और चिंताओं से पूरी तरीके से सहमत हूं। और अत्रि जी की चिंता आज के दौर की जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें उसके विमर्श से गायब होते आम आदमी की चिंता है। वो चिंता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के नेताओं की भी रही, अगर हम पूरा इतिहास देखें तो। लेकिन इसके बरक्स मैं ये बात भी कहता हूं, और मेरा ये अटल विश्वास है कि लोकतंत्र में लोगों की बुद्धिमत्ता को कम करके आंकना वो भी बुद्धिमत्ता नहीं होती है। लोकतंत्र के मालिक अंत में लोग होते हैं। ये राममय वातावरण बनाया जा रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, माने राम को कोई ला भी सकता है क्या? पहला सवाल तो यही है, पहला प्रश्न चिन्ह तो यही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सारी चीजें लोकतंत्र में चलती हैं, लेकिन लोकतंत्र इसका भी नाम है कि असहमति की एक आवाज कभी कभी नकार खाने का नगाड़ा बन जाती है, उसको भी लोकतंत्र कहते हैं। राहुल गांधी को सिद्ध यही करना है। राहुल गांधी आज अपनी तरफ से अग्नि परीक्षा दे रहा है। राहुल गांधी से किसी ने कहा नहीं है। वो जिस विमर्श के लिए लड़ रहा है, जिस सिद्धांतों के लिए लड़ रहा है, उसमें और लोगों को उसके साथ आना चाहिए, ना कि ये अपेक्षा करनी चाहिए कि कांग्रेस अनुनय विनय करेगी। कांग्रेस ने कह दिया कि ये यात्रा शुरू हो रही है, इसमें सारे सहयोगी दल सहयोग करें। अब ये उनका कर्तव्य बनता है आज की परिस्थितियों को देखते हुए
कि वो इसमें अपना सहयोग करें। हम देख रहे हैं मायावती कहां जाकर के खड़ी हो गई। तो खैर मायावती का आकलन मेरा दूसरा है। शुरू से ही उनकी जो जी राजनीति जिस प्रकार की रही है, वो राजनीति अरे डॉक्टर अंबेडकर पूरे दलित समाज को जिस राम के चंगुल से निकाल करके लाए थे, वही उसी चंगुल में ये दोबारा फेंक रहे हैं। आप मुझे मेरा पूरा विश्वास है इस देश की जनता की बुद्धिमत्ता पर। राहुल गांधी को सिर्फ तो यह करना है कि सिर्फ बख्शी है हमको इश्क ने वो जुर्रते मजाज का शेर है ये। बख्शी है हमको इश्क ने वो जुर्रते मजाज, और डरते नहीं सियासते अहले जहां से हम। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, जी हर नागरिक को, जायज नागरिक को अपनी असहमति, अपना डिसेंट कहने का अधिकार है। और चिंताएं वाजिब है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा और अत्री जी ने भी कहा, चिंताएं वाजिब हो सकती हैं, मगर लोकतंत्र में जब लोग अपने कर्म पर उतर आते हैं और लोग अपना कर्तव्य समझ करके काम करते हैं, तो उनके सामने सारे नजारे स्पष्ट होते हैं। कांग्रेस पार्टी इस अविकसित भारत को आजादी के बाद से विकासशील भारत के चक्र में डालने वाली पार्टी है। उसके पास 60 वर्ष शासन करने का पूरा इतिहास है, लेकिन उसने गलतियां भी की हैं। ये राम मंदिर में भी गलती की है कांग्रेस पार्टी ने, मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं, निजी तौर पर मानता हूं। लेकिन आज की राजनीति में जिस प्रकार की बात हो रही है और जिस तरीके से सारी चीजें घुमाई जा रही हैं, उसमें क्या लोगों को यह नहीं दिख रहा है कि आज युवा वर्ग में 40% बेरोजगारी है। दिसंबर महीने में 20% दालों के भाव बढ़ गए, माने 100 रुपए की दाल 120 रुपए की हो गई। मसालों के दाम बहुत बढ़ गए। क्या उतनी आमदनी बढ़ी है? ये भी है ना। तो आम आदमी को एकदम ये देख लेना कि वो राममय हो जाएगा। अरे भाई, राम तो सबके पास है। अरे इस देश में राम की ऐसे भी पूजा होती है कि मेरे राम यह नीच कर्म हर मेरे, अब गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बकश अवगुण सब मेरे। ये सिख मत कहता है, गुरु रामदास का शब्द है। बिल्कुल। तो बुशरा जी, मैं ये मानता हूं कि परिस्थितियां विपक्ष के विपरीत हैं, माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन चुनाव सिर्फ माहौल से ही नहीं जिए जाते। जिन्होंने जनसंघ की राजनीति देखी है, मैंने जनसंघ की राजनीति देखी है। जनसंघ एक जमाना वो भी था बुशरा जी, जब कहीं पर इनके 20% वोट आ जाते थे तो ये उसका भी जश्न मनाते थे। जनसंघ वो पार्टी है, इस तरीके से चली है जनसंघ। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, बल्लभ मधोक के जमाने में जनसंघ को जो आंशिक सफलताएं मिलती थी, उनका बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता था। आज तो पूरे देश पर सत्ता है जनसंघ या भाजपा की, तो जश्न तो होगा ही, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। विमर्श वो खड़ा करेंगे ही, हिंदुत्व का विमर्श खड़ा करेंगे ही, क्योंकि ये बेसिक विचारधारा है भाजपा की, ये जनसंघ की, जिसके आधार पर जनसंघ का गठन किया गया। इसको अगर हम आज ये नहीं कि राजनीति में यही हो रहा है, तो ये तो होगा ही, इसके विरुद्ध ही आपको विमर्श खड़ा करना पड़ेगा। और इसके विरुद्ध विमर्श वो होगा जो गांधीवाद कहता है। गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि दशरथ पुत्र राम का राज्य मेरा राम राज्य है। जहां पर जनता, वो दिव्य राज्य है, ऐसा नहीं कहा गांधी ने कहीं भी। और इसके सैकड़ों उदाहरण। पिछली बार मैंने शायद
दिया था 1937 का उदाहरण, जब उन्होंने कहा था कि बिहार की सरकार ऐसी चलाई है जैसे खलीफा उमर ने चलाई थी, खलीफा अबी बकर ने चलाई थी। वो जी आपके पास, बिल्कुल जी राकेश जी, वो आपके पास मैं लौट रही वो हूँ। जी 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 बुशरा जी, जी हाँ आपके पास चलिए। मैं लौट रही हूँ अगले अगले सवाल के साथ। जी, तो मैं डॉक्टर लक्ष्मण आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि लोगों में एक तरह से हम ये देखें तो एक एक ये फीलिंग उनको उनके अंदर ये डेवलप की जा रही है कि जैसे ये चुनाव डन एंड डस्टेड है, मतलब अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। मोदी जी अजय हो चुके हैं और उनको अब ये 2024 का इलेक्शन भी उन्होंने जीत ही लिया है। और जब भी आप लोगों से बात करें तो लोगों में एक मायूसी का माहौल है। क्या वाकई में इतनी मायूसी है? क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी ये चुनाव पूरे तरीके से ओपन है? अभी अभी भी वो तमाम चीजें नहीं हुई हैं जो अभी गठबंधन को करनी है। उनको सड़कों पे एक साथ उतरना है, उनको सड़कों पे रैलियां करनी है, उनकी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सेट होना है। अगर एक सीट पर तमाम दल मिलकर एक कैंडिडेट अगर खड़ा करते हैं, तब भी आपको लगता है कि बीजेपी को एज है, तब भी आपको लगता है कि लोगों की जो मायूसी है वो जायज है? कैसे देखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ये मायूसी, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। तो बुशरा जी, इस सवाल को यूं कहूं कि मायूसी वाली बात तो है ही नहीं। जो नाराजगी है, सत्ता से नाराजगी, 10 साल के शासन से नाराजगी, वो दिखेगी तो कहाँ दिखेगी? टेलीविजन चैनल तो वहां कैमरा और माइक लेके नहीं जा रहा, और उन लोगों के पास वो कोई संगठन, वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता कि वो अपनी नाराजगी को ये दिखा सकें कि अगर 36-40% ही तुम्हारी तरफ है तो 60% इस देश की जनता नाराज है, खफा है। वो तुमसे पूछना चाह रही है कि 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख रुपए कहाँ है, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, बुलेट ट्रेन कहाँ है, रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है? इसको लेकर के घोर नाराजगी और गुस्सा है, बशर्ते कि वो दिखता नहीं। मैंने पिछले टिप्पणी में भी एक बात कही थी कि जैसे मान लीजिए राम के नाम पर मानने वाले लोग हैं, ये देश नास्तिकों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है, ये देश शैवों शाक्तों का भी है, बहुत तरह के रंग बिरंगे फूल हैं इसमें। लेकिन जो बहुत जोर से बोलता है, असल में लगता है कि सबकी आवाज वही बोल रहा है, लेकिन जो खामोश है या जिसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, उस पर कोई राय मशवरा तो बन नहीं रहा देश में। तो इसलिए जो लोग नाराज हैं, जो लोग खफा हैं, वहां तक कैमरा माइक नहीं जा रहा है। इसलिए ये एक तो ये बात है, इसलिए उनकी बात दिखाई नहीं देती। दूसरी बात कि बीजेपी के राजनीति करने का तरीका यही है, वो हावी होकर राजनीति करते हैं। वो ये दिखा देना चाहते हैं कि चुनाव के पहले ही चुनाव लड़ने वाले ये मान लें कि आप हार गए हैं। अब तो भाई 3 राज्यों में भी हार गए आप, अब तो आप खेल खत्म। भाई ये 3 राज्यों में तो 2018 में कांग्रेस जीत गई थी। फिर तो कांग्रेस को ये माहौल बनाना चाहिए कि भाई 2019 में तो अब बीजेपी खत्म, और ठीक ठाक माहौल उनके खिलाफ बन भी गया था। वो तो अचानक बीच में पुलवामा आ गया और सैनिकों के नाम पर वोट मांग लिया गया, सीधे तौर पर राजनीति में चीजें बदल गई। तो बीजेपी का ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध करने का तरीका है कि वो दुश्मन को पराजित और अब खुद को विजेता घोषित कर दें। वो ये घोषित, उनके टीवी चैनल रोज यही घोषित कर रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक चीज है। मुझे लगता है कि विपक्षी दल और देश की जनता इन दोनों चीजों को समझेगी, और मंदिर बन जाने के बाद, मंदिर का उद्घाटन हो जाने के बाद, पूजा कर लेने के बाद जब लोग मंदिर से लौटेंगे तो मुद्दों पर सवाल करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इस देश के जनमानस से, लोकतंत्र से ये उम्मीद है। वो कहेंगे कि मंदिर बन गया, बहुत बधाई आपको, लेकिन केवल मंदिर के नाम पर आप वोट क्यों मांग रहे हैं? आप तो 10 साल सरकार में थे। आप और क्या करेंगे? आप आपने और क्यों नहीं किया कुछ? 12 लाख करोड़ रुपए आपने एनपीए माफ कर दिए, यूरिया किसानों की 5 किलो कम हो गई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। फरवरी के बाद चुनाव आएगा, बीजेपी उसी रणनीति के तहत कि वो विपक्ष को, अच्छा, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ हिंदी के मुहावरे हैं। अगर कोई उनकी तरफ मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, विधायक का टिकट देकर दिल्ली से भेज दिया जाए, कोई इस पे चर्चा नहीं होगी।
मुख्यमंत्री जो रहा हो उसको हटाकर दूसरे को बिठा दिया जाए, और भीतर की नाराजगी गुस्से पर कोई मीडिया डिबेट ही नहीं करता है। और जब इतने तरह के दल मिले हैं, वो सीट शेयरिंग पर लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं, तालमेल नहीं बन पा रहा होगा, तो राई का पहाड़, तिल का ताड़, अब गया गठबंधन, बिखर गया, ध्वस्त हो गया, सब बर्बाद हो गया, ये सब हो रहा है। तो ये होगा अभी कुछ दिन, और जब जब ये होगा तब तब ये लगेगा कि युद्ध हार गए हैं विपक्ष और बीजेपी जीत गई है। लेकिन असल में राजनीति में ऐसा कुछ होता नहीं, अभी बहुत वक्त है। मुझे उम्मीद है, और उम्मीद शेरजंग गर्ग कहते हैं कि हौसलों में फकत उतार सही, वक्त ज्यादा ही बेहिसाब सही, ना उम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। तो वो जो एक उम्मीद है ना, वो उम्मीद मुझे इस देश के लोकतंत्र से है, मुझे विपक्ष और नेताओं से कम है, मुझे लोकतंत्र से है उम्मीद कि चुनाव करीब आते आते इस देश की जनता अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार पर सवाल कम से कम पूछेगी। ये पूछेगी कि ये देश धार्मिक देश हो, मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन जनाब आपका हिसाब कब होगा? आपने जो कहा उसमें से क्या किया? आपकी गारंटी कहाँ है? इसलिए भी थोड़ा वक्त है आरफा जी, इसलिए निराश नहीं, मतलब मुझे लगता है उम्मीद है। और अभी जब चुनावी रैलियां शुरू होंगी, जब वोट शेयरिंग, और मैं अभी भी कह रहा हूं मायावती जी को भी ये बात समझनी होगी और इंडिया गठबंधन को भी कि बीच का रास्ता निकाला जाए, नीतीश कुमार को भी ये बात समझनी होगी, ममता बनर्जी को भी। और अगर एक मंच पर सब दिखने लगे, आपने भी सवाल में जोड़ा था, कोई रैली शुरू हो जाए, देर आए दुरुस्त आए, कबीर हमारे महात्मा सदगुरु कबीर कहते थे, कहें कबीर जायदा बही जबस चेता तबस सही। तो जिस दिन ये लोग चेत करके अगर लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में खड़े हो जाएंगे, मुझे लगता है कि अभी बहुत पानी बहना बाकी। जी बिल्कुल। और चुनाव तो एक रात पहले भी पूरा पलट जाता है, तो अभी तो बहुत दिन बाकी हैं। और चुनाव में जो परिस्थितियां हैं वो कुछ महीने पहले ही बदलनी और बननी शुरू होती हैं, तो इसीलिए नाउम्मीदी की तो कोई जगह नहीं है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि जब 2019 में जब सफलता हासिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी को और जो प्रचंड बहुमत मिला था, तब भी देश के 60% से ज्यादा लोगों ने उसे नकारा था। तो इसको नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी जो देश का एक बड़ा हिस्सा है वो बीजेपी की उस आइडियोलॉजी के साथ नहीं खड़ा है, जो देश को बांटकर, धर्मों में बांटकर और जनता को बेवकूफ बनाकर, उनके मुद्दों से उनको भटकाकर ये राजनीति करती है। तो अभी ये देखना है कि न्याय यात्रा ये हो रही है, और न्याय यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जन सरोकार की लड़ाई जो है, जनता की लड़ाई जनता के बीच में रहकर सड़कों पर ही लड़ी जाती है। और एक शख्स है जो पहले 4000 किलोमीटर चला था और अब 6700 किलोमीटर की वो यात्रा 15 जिलों से अलग से निकाल रहा है। तो एक शख्स है जो मेहनत कर रहा है और लोगों को शायद उसमें उम्मीद भी बहुत दिख रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। राकेश जी माजरत, मैं नेक्स्ट कार्यक्रम में आपको जरूर अलग से वक्त दूंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस